टू गर्ल्स स्कूल सांचौर यूट्यूब चैनल। दिस इज नेहा, नेहा राजपुर। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम कंटिन्यू कर रहे थे, प्रबंध के विकास में हेनरी फ्योल का योगदान। अब तक हमने हेनरी फ्योल के बारे में काफी कुछ पढ़ा कि हेनरी फ्योल एक मैनेजमेंट मास्टर्स थे जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। और कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 14 प्रिंसिपल दिए थे हमारे मैनेजमेंट के, जिनका पर का 1 बाय 1 हमने अच्छे से डिस्कशन कर रखा है, राइट। अब हम बात करते हैं कि प्रबंध के विकास में हेनरी फ्योल का योगदान। तो उनका क्या योगदान था? तो वैसे तो उन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स बनाए थे, तो ये भी उनका योगदान है। उन्होंने मैनेजमेंट को समझने के लिए कुछ बुक्स लिखी थी, वो भी उनका योगदान है। तो उन्हीं को हमने टेक्निकल लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेनरी फ्योल का पहले इंट्रोडक्शन हमें थोड़ा पता होना चाहिए। हेनरी फ्योल फ्रांस की कंपनी में वर्क करते थे। हेनरी फ्योल फ्रांस की कंपनी थी हमारी कमेंट्री बोर्ड जैमबोर्ड नाम की, वहाँ पे वर्क किया करते थे। तो उन्होंने उसी के वहीं के मैनेजमेंट के ऊपर पूरी रिसर्च की थी। काफी टाइम वहाँ पे मैनेजमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके बाद में उन्होंने एक बुक लिखी थी, वो भी फ्रांस में लिखी गई थी। उस बुक का नेम मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखा है, जो 1916 में लिखी गई थी। उसके बाद उस जो फ्रांस की बुक थी उसी का बाद में इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया था हमारे यूरोपियन देशों में। तो वो हमारा किया गया था 1929 में। और फिर वो जो 1929 में इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया था हमारे फ्रांसीसी बुक का, तो उसी बुक को सिर्फ यूरोपियन देशों तक ही सीमित है पाई थी। तो उसको और ज्यादा बताने के लिए और बढ़ाने के लिए फिर से एक इंग्लिश का ट्रांसलेट किया गया था अमेरिका के द्वारा, जो हमारा किया गया था 1949 में, 1949 में। जब ये अमेरिका में अंग्रेजन हुआ तो बुक प्रिंट हुई या चली, तब हमारा हेनरी फ्योल का जो योगदान था वो सब तक आने लगा, या फिर हर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनाया जाने लगा। और उसी में हमारे 14 प्रिंसिपल भी डिफाइन किए गए थे हेनरी फ्योल को, जो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये जो सिंपल सा इंट्रोडक्शन था हेनरी फ्योल के बारे में और उनके बुक के बारे में, उनकी कंपनी कौन सी थी, उन्होंने किस आधार पे किया था। तो उन्होंने पूरे लाइफ में जो मैनेजमेंट सर्कल को देखा, उसी के अनुभव के आधार पर प्रबंध की कुछ गतिविधियां, प्रबंध के कुछ स्तर बताए। और उनका कहना था कि प्रबंध की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान या फिर जितनी भी प्रबंध की क्रियाएं होती है वो उच्च स्तरीय स्तर से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उन्होंने उन्हीं उच्च स्तरीय प्रबंध की क्रियाओं को मुख्य रूप से 6 क्रियाओं में बांटा था। तो मैंने यहाँ पे 6 क्रियाएं लिखी है कि हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग एक औद्योगिक संगठन के अंदर मुख्य रूप से 6 क्रियाएं संपन्न की जाती है। कितनी? 6 क्रियाएं संपन्न की जाती है, 6 क्रियाएं कंप्लीट की जाती है। वो कौन कौन से उनको उन्होंने डिवाइड किया है, जिनको मैंने यहाँ पे आप लोगों के डायग्राम में लिखा है। फर्स्ट है हमारी तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षात्मक क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं और प्रबंधकीय क्रियाएं। ये 6 प्रकार की क्रियाएं हैं जो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल एक औद्योगिक संगठन के अंदर चलती रहती है और इन्हीं को कंप्लीट किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हर एक क्रिया में हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन सी गतिविधियां की जाती है। तो फर्स्ट मैंने लिया है तकनीकी क्रियाएं। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग सबसे पहले तकनीकी क्रिया होती है जिसमें उत्पादन संबंधी सभी गतिविधियां शामिल की जाती है। मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सारी की सारी हमारे इंक्लूड होती है तकनीकी क्रियाओं में। और प्रोडक्शन का वर्क कौन कर रहा है? प्रोडक्शन का वर्क कर रहे हैं वर्कर्स, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन तकनीकी क्रियाओं में मोस्ट ऑफ पार्ट किसका रहता है? वर्कर्स का रहता है। मोस्ट ऑफ परसेंट किसका रहता है? वर्कर्स का रहता है। इज दैट क्लियर? सेकेंड वन हमारी जो एक्टिविटी है वो मैंने आप लोगों के लिए लिखी है वाणिज्यिक क्रिया, यानी कमर्शियल एक्टिविटी। एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वाणिज्यिक क्रियाएं होती है हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग वो सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज मानी जाती है। और उसके अंदर हमारी सारी परचेज, सेलिंग प्लस एक्सचेंज की जितनी भी एक्टिविटीज होती है दे आर इंक्लूडेड इन अवर कमर्शियल एक्टिविटीज। क्लियर? मतलब क्रय और विक्रय, परचेज और सेल प्लस एक्सचेंज मतलब विनिमय करना, आदान प्रदान करना वस्तुओं और सेवाओं का। तो ये हमारे वाणिज्यिक क्रियाओं में शामिल की गई है। थर्ड हमारा है वित्तीय क्रियाएं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज में क्या है? फाइनेंशियल एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फाइनेंस को हम कहाँ से प्राप्त करें, राइट। तो पूंजी प्राप्ति प्लस अगर हमें प्राप्त हो गया है, हमने पूंजी के स्रोतों से
उचित मात्रा में पूंजी की मात्रा प्राप्त कर ली है, तो फिर उस पूंजी को अधिकतम यूटिलाइजेशन कैसे करें, उसका ज्यादा से ज्यादा उसको उपयोगी बनाकर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न अर्न कैसे करें। तो वही हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज मानी है, पूंजी प्राप्ति प्लस अधिकतम उपयोग, मतलब कैपिटल को अर्न करना कहाँ से कैसे कैसे स्रोतों से अर्न करना है, वो सारी एक्टिविटीज प्लस हमारे कैपिटल को कहाँ पे कितनी अच्छी मात्रा में उपयोगी ढंग से यूटिलाइज करना है, वो सारी एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस, राइट, वो सारी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इंक्लूड की गई है। तो 4th नंबर में हमारी सुरक्षात्मक क्रियाएं, सेफ्टी सिक्योरिटी एक्टिविटीज जो है उसमें क्या सिक्योरिटी किसकी, डेफिनेटली अगर एक औद्योगिक संगठन है, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें हमारी माल, हमारी संपत्ति, हमारा संसाधन, इन तीनों की ही सुरक्षा का दायित्व या सुरक्षा की गतिविधियां करनी होती है, क्योंकि ये तीनों के बीच में ही कोऑर्डिनेशन बिठा के हम कस्टमर्स को कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दे पाते हैं और उसी से हमें रिटर्न मिलता है। तो यही लिखा है मैंने, माल व संपत्ति की सुरक्षा से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती है, जितनी भी क्रियाएं होती है, वो सारी हमारी सिक्योरिटी एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड होती है, राइट। 5th है हमारा अकाउंटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, लेखांकन क्रियाएं, लेखांकन क्रियाओं में अकाउंटिंग एक्टिविटीज डेफिनेटली सारी अकाउंटिंग टर्म्स कंडीशंस जो होती है, वो जितनी भी क्रियाएं की जाती है वो सारी हमारी लेखांकन क्रियाओं में शामिल है, जिसमें मैंने आप लोगों को लिखा है स्टॉक इवैल्यूएशन यानी स्टॉक मूल्यांकन, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना कि कितना लाभ है, क्या कंडीशन है हमारे एसेट्स की, लायबिलिटीज की, स्टडीज से रिलेटेड जितने भी डाटा उनको कलेक्ट करना, उसको यूज देके रिजल्ट निकालना, तो ये सारे जो हमारे हैं वो सारा अकाउंटिंग एक्टिविटीज के अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट हमारी जो 6th एक्टिविटी शामिल की गई है वो है मैनेजरियल एक्टिविटी यानी प्रबंधकीय क्रियाएं। अब मैनेजर के द्वारा जो गतिविधियां की जाती है, जो क्रियाएं की जाती है, जो कार्य किए जाते हैं, वो सारे हमारी प्रबंधकीय क्रियाएं कहलाती है। और मैनेजर के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन कौन से वर्क्स किए जाते हैं, कौन कौन सी गतिविधियां की जाती है, ये हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से क्या शामिल किया था, प्रबंध की जो प्राथमिक कार्य थे या फिर मैनेजमेंट की जो प्रोसेस थी उसी को हमने प्रबंधकीय गतिविधियों में शामिल किया है, जिसमें फर्स्ट था हमारा प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड डायरेक्टिंग, फोर्थ कंट्रोलिंग, 5th कोऑर्डिनेशन। मतलब ये पांचों ही हमारे किए जाते हैं प्रबंधकों द्वारा, और इसलिए इसको प्रबंधकीय गतिविधियां या प्रबंधकीय कार्य या प्रबंधकीय क्रियाएं कहा गया है, राइट। तो हेनरी फ्लोर के अकॉर्डिंग औद्योगिक संगठन की कुल 6 क्रियाएं उन्होंने बताई है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्य रूप से 6 क्रियाएं की जाती है। और वह 6 कौन कौन सी है, तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षात्मक क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं और प्रबंधकीय क्रियाएं। इन 6 में क्या क्या वर्क किया जाता है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से डिफाइन कर दिया है। तकनीकी क्रियाएं यानी उत्पादन संबंधी सारी एक्टिविटीज, वाणिज्यिक क्रियाएं मतलब क्रय विक्रय और एक्सचेंज, वित्तीय क्रियाएं मतलब पूंजी प्राप्ति, अधिकतम उपयोग, उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट से बेस्ट हमारे कैपिटल का, सुरक्षात्मक क्रियाएं यानी माल व संपत्ति, संसाधन आदि की सुरक्षा के लिए जो भी गतिविधियां, जो भी कार्य किए जाते हैं वो सारे सुरक्षात्मक क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं यानी स्टॉक मूल्यांकन, अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे डाटा, प्रॉफिट एंड लॉस देखना, एसेट्स लायबिलिटीज की कंडीशन को काउंट करना, तो ये सारा हमारा लेखांकन क्रियाओं में शामिल है। प्रबंधकीय क्रियाएं मतलब प्रबंधकों के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा जितने भी एक्टिविटीज की जाती है, जिसमें हम प्लानिंग देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग देखते हैं, डायरेक्टिंग देखते हैं, कंट्रोलिंग देखते हैं, कोऑर्डिनेशन देखते हैं, ये सारी एक्टिविटीज हमारी प्रबंधकीय क्रियाएं कहलाती है। तो ये तो सिंपल सा हेनरी फ्लोर ने कहा था कि ये 6 क्रियाएं होती है। अब इसी को आगे मैंने एग्जाम्पल के रूप में दिखाया आप लोगों को, इसमें मैंने टेबल बनाई है। अब हमें इस टेबल का सिर्फ इतना ही है कि हम ये देखते हैं कि कौन कौन से लोगों के द्वारा एक संगठन में कौन कौन से स्तर पे इन 6 गतिविधियों को कितने कितने % में संपन्न किया जाता है, कितना कितना उसका योगदान होता है। तो इसी टेबल को मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन किया है। फर्स्ट है कर्मचारियों का वर्क, फिर मैंने यहाँ पे क्रियाएं की 6 क्रियाएं लिखी हैं जो अभी हमने पढ़ी, तकनीकी क्रिया, वाणिज्यिक क्रिया, वित्तीय क्रिया, सुरक्षात्मक क्रिया, लेखांकन क्रिया और प्रबंधकीय क्रियाएं। और फिर मैंने लिखा है श्रमिक, फोरमैन, विभागाध्यक्ष, प्रबंधक और जनरल मैनेजर। ये 5 जो मैंने आप लोगों के बेस लिखे हैं वो ऐसे लिखे हैं कि इन्हीं के आधार पे हमें देखना है
कि श्रमिक का तकनीकी क्रियाओं में कितना % योगदान रहता है, श्रमिक का वाणिज्यिक क्रियाओं में कितना योगदान रहता है, श्रमिक का वित्तीय क्रियाओं में कितना योगदान रहता है, श्रमिक का सुरक्षात्मक क्रियाओं में कितना योगदान रहता है, श्रमिक का लेखांकन क्रियाओं में कितना योगदान रहता है और श्रमिक का प्रबंधकीय क्रियाओं में कितना योगदान रहता है। तो वैसे ये सब हमारे कॉमन चीजें हैं, आप लोग अच्छे से इनको खुद भी डिफाइन कर सकते हो। तो उसी को मैंने एक टेबल का रूप दिया है। हम देखते हैं श्रमिक, सबसे पहले मैंने लिखा है वर्कर, राइट। तो अब फर्स्ट मेरी जो क्रिया है वो है तकनीकी क्रिया। अब आप मुझे बताओ कि एक वर्कर जो है उसका तकनीकी क्रियाओं के अंदर क्या रोल रहेगा। और हेनरी फ्योर्ड ने क्या बताया था, तकनीकी क्रियाओं में क्या शामिल किया जाता है, उत्पादन संबंधी क्रियाएं, मतलब प्रोडक्शन करने से रिलेटेड जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती है वो सारी हमारी तकनीकी क्रियाएं कहलाती है। तो श्रमिक का रोल हमारी तकनीकी क्रियाओं में क्या है, सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वर्कर्स के द्वारा ही हमारा प्रोडक्शन किया जाता है। बनाता कौन है, उत्पाद को बनाता तो वर्कर्स ही है ना, तो डेफिनेटली वर्कर्स का रोल क्या है, सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे तकनीकी क्रियाओं में श्रमिक के नीचे लिखा है 85, राइट। उसके बाद वाणिज्यिक क्रिया, वाणिज्यिक क्रिया मतलब क्रय विक्रय और विनिमय। अब श्रमिक का काम ये है कि वो प्रोडक्शन करे, बनाए, उत्पाद को बना के तैयार करे, राइट। लेकिन क्या परचेज करना, सेल करना, एक्सचेंज करना, ये सब वर्कर्स करते हैं? नहीं करते। कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है ये मैनेजमेंट का डिसीजन है। सेल कितना करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, ये सब मैनेजमेंट का डिसीजन है। इसमें वर्कर का कोई रोल नहीं होता। वर्कर का सिर्फ इतना ही रोल होता है कि उसे जो प्रोडक्शन करने को दिया गया है वो प्रोडक्ट बनाने हैं। तो बनाने में सबसे ज्यादा काम कौन करता है, वर्कर करता है। 85 मैंने लिखा है तकनीकी क्रियाओं में। वाणिज्यिक क्रियाओं में वर्कर का कोई रोल नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने लिखा है नील। अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो होती है उसमें भी वर्कर का कोई रोल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वर्कर नहीं डिसाइड करता कि कौन सा माल उसे कितने रुपए में खरीदना है, या कितना खर्च आएगा, कितना लाभ आएगा, नहीं। ये सब मैनेजमेंट के डिसीजन है। उसे सिर्फ ऑर्डर्स मिले और वो फॉलो करना है, तो उसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं पूंजी कहाँ से प्राप्त करूँ, उसका कैसे यूज करूँ, नहीं। उसे जो ऑर्डर मिले हैं उसके साथ साथ में उसे फंड भी प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कोई रोल नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए मैंने फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भी श्रमिक के लिखा है। फिर है सुरक्षात्मक क्रियाएं। सुरक्षात्मक क्रियाओं में डेफिनेटली अगर श्रमिक कोई माल बना रहा है तो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा रहता है कि हाँ मैं जो माल बना रहा हूँ वो सेफ रहे, वो सही से रहे, व्यवस्थित रहे। तो ये सुरक्षा वाला थोड़ा सा हल्का सा पार्टीशन जो रहता है वो हमारा श्रमिक निभाता है। वैसे तो ये भी मैनेजमेंट के स्टोरेज की प्रॉब्लम है कि वो ही इन सब चीज़ों को हैंडल करे। तो इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है कि श्रमिक का रोल 5%। फिर अगर हम बात करें लेखांकन क्रियाएं मतलब अकाउंटिंग, अब उसने कितना माल बनाया है, कितने प्रोडक्ट रेडी हुए हैं, कितने थोड़े खराब हो गए हैं, या फिर कितनों का क्या रिस्पॉन्स है, काउंटिंग करना, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वर्कर ने बनाई है तो डेफिनेटली किससे मिलेगी, हमें वर्कर से ही मिलेगी। और अकाउंटिंग में हमें उन सभी चीज़ों को, सभी डाटा को लिखना पड़ेगा, उन्हीं से हमारी अकाउंटिंग होगी। तो डेफिनेटली अकाउंटिंग एक्टिविटीज जो होती है उसमें भी श्रमिक का या वर्कर का रोल रहता है, जो मैंने 5 लिखा है। फिर है प्रबंधकीय क्रियाएं। प्रबंधकीय क्रियाओं में तो हमारा सारी क्रियाएं आती है कि प्लान में अब श्रमिक का डायरेक्ट रोल नहीं रहता है, लेकिन वो कुछ सजेशन देना चाहे तो वो हमारे प्लान में यूज हो सकता है। फिर जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो उसमें व्यक्तियों का समूह, तो श्रमिक खुद भी एक व्यक्ति है, मानव संसाधन है, तो डेफिनेटली उसका रोल रहता ही रहता है। कंट्रोलिंग की बात करें तो वो हमें रिजल्ट ला के देता है, प्रोडक्शन करके देता है, तब भी हमारा वर्कर का रोल रहता है। तो मैनेजर एक्टिविटीज जो होती है उसमें भी डेफिनेटली हमारा एक वर्कर का रोल रहता है, जो हम देखते हैं लो लेवल पे देखा जाता है, जिसे हम कहते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। लो लेवल में हम लोगों ने वर्कर को इंक्लूड किया था, तो वही चीजें प्रबंधकीय क्रिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है प्रबंधकीय क्रियाओं में श्रमिक में 5, राइट। तो सबसे ज्यादा रोल कहाँ पे रहता है एक वर्कर का, योगदान कहाँ रहता है, मैंने ये साल में यही बनाई कर्मचारियों का वर्क, कि उनका योगदान कहाँ कौन सी क्रिया में जाता है। तो वर्कर का सबसे ज्यादा योगदान कहाँ पे है, हमारे तकनीकी क्रियाओं में, मतलब उत्पादन संबंधी गतिविधियों को करने में। वैसे ही आगे मैंने फॉर्मेट का दिया है। फॉर्मेट में तकनीकी क्रियाओं में 60, वाणिज्यिक क्रियाओं में 5,
ये में हमारा फोरमैन का कोई रोल नहीं रहता, क्योंकि फोरमैन सिर्फ ये बताता है कि उसे टेक्निकल चीज़ों में, मशीनरी वगैरह में कहाँ पे कितनी नीड है, वो फाइनेंस कहाँ से लेके आएगा, कैसे इन्वेस्ट करेगा, कैसे यूटिलाइजेशन करेगा, इसका फोरमैन के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। तो इसीलिए यहाँ पे फाइनेंशियल एक्टिविटीज में मैंने फोरमैन के दे रखा है। फिर सुरक्षात्मक में डेफिनेटली फोरमैन अगर इन्वेस्ट करवा रहा है हमारा मशीनरी वगैरह में, तो वहाँ पे उसका यूज करना, उसको सुरक्षा का बहुत रहता ही रहता है। फिर लेखांकन में भी हमारा वही है कि अकाउंटिंग के लिए डाटास वगैरह की नीड पड़ेगी, तो उसके लिए प्रबंधक क्रियाओं में मैंने 15 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जितनी भी हमारी टेक्निकल चीज़ें होती है, फोरमैन का वर्क रहता है, एक सुपरवाइजर का वर्क जो रहता है वो हमारा मैनेजमेंट का ही पार्ट होता है। उसी से मैनेजमेंट के लो लेवल से मिडिल लेवल से टॉप लेवल तक इंफॉर्मेशन जाते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो गया, 15 लिखा है मैंने यहाँ पर इसका 2। ठीक है, आगे बात करूँ विभाग अध्यक्ष यानी डिपार्टमेंटल हेड जो हमारे होते हैं, HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कितना रोल रहता है हमारे तकनीकी क्रियाओं में, मतलब बनाने में, उत्पादन संबंधी गतिविधियों में, तो मैंने लिखा है 30। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग हेड होते हैं, वो डिपार्टमेंट खुद जाके काम करना शुरू नहीं करते हैं, वो वर्कर से करवाते हैं। डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नीचे सुपरवाइजर के नीचे वर्कर्स। हेड ऑफ डिपार्टमेंट खुद उत्पादन नहीं करता है, वो उनके ऊपर कंट्रोलिंग करता है, उनका पर्यवेक्षण करता है, हैंडलिंग करता है, कोऑर्डिनेशन बैठाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने 30 ही लिखा है तकनीकी क्रियाओं में। फिर वाणिज्यिक क्रियाओं में 15, क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं कितना रॉ मटेरियल लाना है हमारे डिपार्टमेंट में, कितना जाना चाहिए, कहाँ से मात्रा अवेलेबल करनी है, इन सभी के ऊपर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कमांड रहता है। तो यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की वाणिज्यिक क्रियाओं में 15 लिखा है। वित्तीय क्रियाएं हेड ऑफ डिपार्टमेंट में जो होती है वो ऊपर टॉप मैनेजमेंट तक जाती है। तो फाइनेंस की जो प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी जो होती है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा दी की जाती है और फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को दी जाती है। तो पर्सनली इंडिविजुअली हेड ऑफ डिपार्टमेंट को फाइनेंशियल एक्टिविटीज में अपना कोई इतना रोल नहीं निभाना पड़ता कि हम उसे बहुत ज़्यादा लिखे हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ओनली 5 ही लिखा है। सुरक्षात्मक क्रियाएं 10 लिखी है, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है, तो डेफिनेटली अपने डिपार्टमेंट के माल की, संसाधन की, संपत्ति की सुरक्षा रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेखांकन क्रियाएं अपने डिपार्टमेंट के सारी कंट्रोलिंग, सारी हैंडलिंग के अंदर अकाउंटिंग करवाना, वो उसका रोल रहता है, तो 10 लिखा है। प्रबंधक क्रियाओं में मैंने 30 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि डेफिनेटली सारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिलेंगे, सारे डिसीजन लेंगे, सारे एनालिसिस करेंगे, तभी तो हमारा टॉप मैनेजमेंट बेस्ट डिसीजन ले पाएगा। तो हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट का जो प्रबंधक की गतिविधियों में 30% रोल रहता ही रहता है। राइट, आगे मैंने लिखा है आप लोगों के प्रबंधक यानी मैनेजर। अब मैनेजर में हम कह दें कि उत्पादन का कार्य मैनेजर करता है क्या, कि हमें वस्तुएं बनानी है, तो ये अब हमें ये फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बनाने का काम मैनेजर करेगा? नहीं, उसका रोल इसमें नहीं रहता है। मैनेजर का जो वर्क होता है, मैनेजमेंट का जो वर्क होता है, प्लानिंग का, डिसीजन का, कंट्रोलिंग का, कोऑर्डिनेशन का, इनका ज़्यादा रहता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने लिखा है सिर्फ 15। वाणिज्यिक क्रियाएं 15, वित्तीय क्रियाएं 10, क्योंकि मैनेजर्स को ऊपर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ऑर्डर्स मिलते हैं, वो अपनी इंडिविजुअल फाइनेंस नहीं लगाता है। सुरक्षात्मक क्रियाओं में भी 10, लेखांकन क्रियाओं में भी 10 और प्रबंधकीय क्रियाओं में मैंने लिखा है 40। यानी मैनेजर का मैनेजमेंट एक्टिविटीज में तो डेफिनेटली रोल रहेगा ही रहेगा, तो वो क्या होगा, वो मैंने लिखा है 40, मतलब वो रोल निभाता है सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज को करने में। और मैनेजमेंट एक्टिविटीज में हमने लिखा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन। अब लास्ट मैंने लिखा है जनरल मैनेजर। जो हमारा जनरल मैनेजर है उसका क्या रोल रहता है, कितना योगदान रहता है इन 6 गतिविधियों में। तो तकनीकी में 10, वाणिज्यिक क्रियाएं 10, वित्तीय क्रियाएं 10, सुरक्षात्मक क्रियाएं 10, लेखांकन क्रियाएं 10। लेकिन जो प्रबंधकीय क्रियाएं हैं, जो मैनेजमेंट की एक्टिविटीज हैं, उसके अंदर 50% रोल हमारा जनरल मैनेजर का माना गया है। और इसके साथ साथ वो इनमें हर प्रकार की गतिविधि में अपना रोल निभाता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट को हैंडल करने का वर्क कर रहा होता है। मैनेजमेंट को देखने का, कंट्रोल करने का, वर्क करवाने का, कोऑर्डिनेशन बिठाने का, क्रियान्वयन करने का और रिजल्ट लेने का काम कर रहा होता है। तो ये तो हमारा सिंपल सा हेनरी फॉर्ड ने कहा था। हेनरी फॉर्ड फ्रांस की कंपनी में वर्क करते थे, उन्होंने बुक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी थी,
उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ था सबसे पहले हमारे 1929 में, लेकिन वो यूरोपियन देशों तक ही सीमित था, तो वो विस्तार उनके योगदान का नहीं हो पाया। लेकिन बाद में 1949 में 1949 में अमेरिका के द्वारा फिर से इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया और वो अप्लाई किया गया, जिसके बाद से वो बहुत ज़्यादा प्रचलित में हो गए। हेनरी फ्योल का ये मानना था कि औद्योगिक संगठन में 6 क्रियाएं संपन्न की जाती है: तकनीकी क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं, सुरक्षात्मक क्रियाएं, लेखांकन क्रियाएं और प्रबंधकीय क्रियाएं। और इन 6 जो क्रियाएं हैं, इसमें एक औद्योगिक संगठन के जो स्तर होते हैं उनका क्या क्या योगदान रहता है या कितना कितना योगदान रहता है, इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल को बताया था, जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक सारणी के रूप में समझा है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि हेनरी फ्योल ने ऐसे कौन सी प्रबंधकीय क्रियाओं से संबंधित 3 मुख्य बातें बताई कि वो कौन कौन सी थी, और उन 3 मुख्य बातों को पढ़ने के बाद हेनरी फ्योल का जो योगदान था वो हमें समझ आ जाएगा कि यस, हेनरी फ्योल का मैनेजमेंट के मामले में मैनेजमेंट मास्टर्स के रूप में काफ़ी बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो वो 3 हम पॉइंट अभी मुख्य बातें पढ़ेंगे। पहले आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोटबुक में नोटपैड बनाएं, प्रॉपर रूप से नोट्स प्रिपेयर करें और अच्छे से लर्न और रिकॉल करते रहें। तो गाइस, हमने ये तो देख लिया था कि हेनरी फ्योल का क्या योगदान रहा था, 6 क्रियाएं कौन कौन सी उन्होंने बांटी थी। अब उन्होंने उन 6 क्रियाओं को रखते हुए ध्यान में और फिर उन्होंने मुख्य रूप से प्रबंधकीय क्रियाओं को या प्रबंधकीय मैनेजमेंट के स्ट्रक्चर को 3 मुख्य भागों में बांटा और उन्हीं के अंदर अपना योगदान बताया है। वो कौन कौन सी मैंने यहाँ पे लिखा है, प्रबंधकीय क्रियाओं के संबंध में 3 मुख्य भाग उन्होंने मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया थे। वो कौन कौन से थे? पहला है हमारा प्रबंधकीय योग्यता एवं प्रशिक्षण। हेनरी फ्योल जो थे वो हमारे फर्स्ट पर्सन थे, जिन्होंने प्रबंधकों की योग्यता व प्रशिक्षण के ऊपर गौर किया था और प्रबंधक की योग्यता व प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण माना था। राइट। सेकंड उन्होंने जो भाग बताया था वो था प्रबंधकीय तत्व, और थर्ड जो थे वो थे प्रबंधकीय सिद्धांत। राइट। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रबंधकीय योग्यता एवं प्रशिक्षण। प्रबंधकीय योग्यता मतलब प्रबंधकों के अंदर कौन कौन सी योग्यता और कौन कौन से ट्रेनिंग की नीड होती है जब एक मैनेजमेंट को अच्छा मैनेजमेंट या प्रॉपर मैनेजमेंट बनाना हो तब। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल उन्होंने ये कहा था कि मैनेजर्स को, वर्कर्स के साथ साथ मैनेजर्स को भी ट्रेनिंग की नीड होती है, मैनेजर्स की भी एक योग्यता होनी चाहिए। तो जिस प्रकार उन्होंने प्रबंधकीय क्रियाओं को 6 भागों में बांटा, वैसे ही प्रबंधकीय योग्यताओं में, यानी एक प्रबंधक के अंदर जो योग्यताएं होनी चाहिए, हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग वो कितनी थी? 6। ठीक है, मतलब ये 6 योग्यताएं उन्होंने बताई है एक मैनेजर के अंदर। फर्स्ट है हमारी शारीरिक, सेकंड मानसिक, सदाचार, शैक्षणिक, प्राविधिक और अनुभव। 1 बाय 1 हम देखते हैं। वैसे तो नाम से हम सबको पता लग रहा है, हेनरी फ्योल ने ये कहा था कि एक प्रबंधक की शारीरिक योग्यता होनी चाहिए, वो अच्छा स्वास्थ्य उसका होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, स्फूर्ति वाला होना चाहिए, एनर्जी उत्साह वाला पर्सन होना चाहिए, स्वस्थ, हम कहते हैं कि स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ दिमाग हमारा भाई, तो वही चीज़ है कि शारीरिक रूप से प्रबंधक जो है वो उत्तम स्वास्थ्य वाला होना चाहिए। फर्स्ट हमारी योग्यता मानी गई है प्रबंधक की, मतलब मैनेजर। सेकंड है मानसिक, यानी मेंटली रूप से स्टेबल होना चाहिए, मेंटली रूप से शार्प होना चाहिए एक मैनेजर, सतर्क होना चाहिए, उसके अंदर डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, वो त्वरित गति से एनवायरनमेंट को एनालिसिस करे, कैलकुलेशन करे। तो ये सारी जो योग्यताएं हैं वो एक मैनेजमेंट के अंदर मेंटली रूप से होनी चाहिए, और ये सेकंड योग्यता बताई गई है हमारे हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग एक मैनेजर के अंदर। थर्ड हमने लिखा है सदाचार, मतलब वो एक बहुत ही स्पष्ट और अपने उत्तरदायित्वों को उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए, अपने उत्तरदायित्वों को एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, शिष्टावान होना चाहिए, उसके अंदर निष्ठा होनी चाहिए, कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, वो अपने कार्य के प्रति सदाचारी होना चाहिए। तो वही चीज है, सदाचार का गुण हमारा प्रबंधक के अंदर रहना चाहिए। फोर्थ है शैक्षणिक, मतलब एजुकेशनल, कि मैनेजर जो है वो जिस गतिविधियों को कर रहा है उसके अंदर उसे एक
एक्सपीरियंस प्राप्त हो, वो एजुकेटेड हो, मैनेजमेंट को करने की प्रॉब्लम्स को, इन्वायरमेंट को समझने वाला योग्य व्यक्ति हो। ठीक है, तो उसमें हम प्रोफेशनल एजुकेशनल भी कहते हैं। थर्ड है हमारा, फिफ्थ है हमारा प्राविधिक, मतलब जितने भी टेक्निकल बदलाव आ रहे हैं या फिर कुछ भी नया करने की इच्छा जो है वो एक मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। बदलती आधुनिक तकनीकों के साथ साथ मैनेजर को बदलने और उनको साथ में लेके चलने की योग्यता होनी चाहिए। वही हमारे प्रबंधकीय योग्यता का 5वां यानी प्राविधिक योग्यता को बताया गया है। सिक्स्थ है अनुभव। एक्सपीरियंस तो आप लोगों को पता है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस एक मैनेजर का होगा आगे के फ्यूचर के प्लान्स में, वो उतने ही ज्यादा एक्सपीरियंस को ऐड करके एक परफेक्ट प्लानिंग को बनाएगा। तो डेफिनेटली एक प्रबंधक में एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनवायरनमेंट को एनालिसिस करने का, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का, ह्यूमन रिसोर्स को मोटिव करने का, कोऑर्डिनेशन को बैठाने का, डायनेमिक प्रोसेस के साथ में चलने का। तो ये उसके अनुभव से ही उसे मिलता है। तो हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग पहला उनका भाग था प्रबंधक की योग्यताएं व प्रशिक्षण, और उसमें उनका कहना था कि एक मैनेजर के अंदर ये गुण होने चाहिए, जिसमें पहला था शारीरिक गुण, मानसिक योग्यता, सदाचार योग्यता या गुण, शैक्षणिक योग्यता, प्राविधिक योग्यता और अनुभव का गुण। नेक्स्ट उनका जो था वो था प्रबंधकीय तत्व। हेनरी फ्योल ने ये कहा था कि एक मैनेजमेंट के मुख्य रूप से 5 तत्व होते हैं और पांचों ही तत्वों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, राइट। तो 5 तत्व हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग एक मैनेजमेंट में कितने तत्व होते हैं? 5 फैक्टर होते हैं, 5 तत्व होते हैं। कौन कौन से? प्लानिंग, नियोजन, संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन यानी डायरेक्टिंग, नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग और समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन। यानी एक हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग एक मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें बेस्ट जो मैनेजमेंट के फैक्टर्स रहते हैं वो 5 फैक्टर्स रहते हैं, 5 तत्व रहते हैं प्रबंधन के। अगर वो परफेक्ट तरीके से हो जाए तो हमारा मैनेजमेंट एक हेल्दी और प्रॉपर मैनेजमेंट होगा। और वो 5 तत्व थे, पी प्लानिंग यानी योजना बनाना, ओ ऑर्गेनाइजिंग मतलब व्यक्तियों को कार्य बांटना, समूह बनाना, डी डायरेक्टिंग मतलब आदेश निर्देश, मार्गदर्शन, परामर्श देना, सी कंट्रोलिंग मतलब प्रमाणित और हमारे जो वास्तविक है उन रिजल्टों को प्राप्त करना और उनमें तुलना करना, सुधार करना, कोऑर्डिनेशन मतलब सबके बीच में समन्वय तालमेल बैठा के रखना। तो ये 5 तत्व शामिल किए गए हैं प्रबंधन के। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड भाग उन्होंने बताया है वो है प्रबंधन के सिद्धांत, और हम ये टॉपिक डिस्कशन कर चुके हैं हमारे 2 से 3 वीडियो में कि प्रबंधन के कितने सिद्धांत बताए हैं हेनरी फ्योल ने। प्रबंधन के टोटल 14 प्रिंसिपल्स बताए हैं हेनरी फ्योल ने, जिसके ऊपर पूरा का पूरा हमारा वीडियो बना हुआ है। हमने 1 बाय 1 हर प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कशन किया है। तो ये 3 चीजें थी जो हेनरी फ्योल ने बताई थी कि प्रबंधन की क्रियाओं के संबंध में 3 मुख्य रूप से भाग लिखे थे योगदान में उन्होंने कि प्रबंधन की योग्यता में ये तत्व होने चाहिए, प्रबंधन के तत्व में ये 5 हमारे मैनेजमेंट के मोस्ट पार्ट रहते हैं, मोस्ट फैक्टर रहते हैं, और प्रबंधन के प्रिंसिपल्स जो है वो 14 है। 14 में हम लोगों ने अच्छे से पढ़े थे हमारा कार्य का विभाजन, अधिकार और उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, क्षमता, व्यवस्था, प्रेरणा, कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता, सोपानिक श्रृंखला और उचित पारिश्रमिक, ठीक है। और ये सब हमारे सहयोग की भावना, ये सारे 14 प्रिंसिपल्स जो हमारे थे वो प्रबंधन के सिद्धांतों में इंक्लूड किए गए थे। तो अब हम लोगों ने ऑल ओवर देख लिया। आप लोगों की क्वेश्चन आ सकता है कि प्रबंधन के तत्व कौन कौन से होते हैं, आपको 5 बताना है। प्रबंधन के सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, 6 को स्पेल करो या पर्टिकुलरली इंडिविजुअल 1 या 2 का आपको पूछ ले। एक प्रबंधक में कौन कौन से गुण होने चाहिए अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, इसका क्वेश्चन बन सकता है। ऑल ओवर हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रबंधन के विकास में हेनरी फ्योल का क्या योगदान है। तो उसमें हमें वो 6 क्रियाएं प्लस एग्जाम्पल प्लस हमारी ये 3 मुख्य
भाग, ये सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अब हमारा जो थर्ड चैप्टर था उसका ये सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया। फर्स्ट था हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और सेकंड था हैंड्रेड रोल का रोल क्या था। अब थर्ड जो हमारा रहेगा वो रहेगा टेक्निक्स, मॉडर्न टेक्निक्स क्या क्या है हमारे मैनेजमेंट की, तो वो हम लोग लेटर स्टेज में पढ़ेंगे। जितना हुआ है अच्छे से नोटपैड में नोट बनाओगे, इनके प्रॉपर रूप से प्रिपेयर करोगे और रिविजन करते रहोगे और साथ साथ में मैनेजमेंट के टॉपिक को कंप्लीट करना है, राइट। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से वर्क करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।